Okay, good evening, people. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good मैम। evening. So let's little bit take a quick revision. Biological classification. वैसे थोड़ा मैसेज डाला था मैंने, पढ़ के आओ करके। पढ़े हो क्या? किसी ने थोड़ा सा देखा? मैम Yes, यस मैम ma'am. देखा था। देखा, ओके। क्योंकि पहले केमिस्ट्री क्लास थी तो शायद टाइम नहीं मिला होगा। यू कैन बी ऑनेस्ट, चलेगा, कोई बात नहीं। सो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में इनिशियली आपने ना क्या क्या पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नॉमेनक्लेचर सिस्टम, या जिसमें हम क्लासिफिकेशन का सिस्टम देखते हैं, करेक्ट? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हमने आर एच विटेकर का देखा था, है ना? आर एच विटेकर को तो आप शायद कभी भी नहीं भूलोगे। आर एच विटेकर साहब जो है फेमस है, हु हैड गिवन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन से 5? फटाफट बोलो। मोनेरा, Ma'am, प्रोटिस्ट। Monera, Protista, fungi, Plantia, और Animalia. कीप द वीडियो ऑन, कीप द वीडियो ऑन। मोनेरा, 2-3 स्लाइड्स तो होने दो बेटा। प्रोटेस्टा, देन क्या? फंगाई, प्लांटे एंड प्लांटी, एनिमलिया। या एनिमेलिया, करेक्ट। और इसका बेसिस क्या था? किस आधार पे इसको क्लासिफाई किया था? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि किस आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है। सो बेसिस इज व्हाट, कि बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर को कभी कभी थैलस कहते हैं। थैलस मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर। देन क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऐसा। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉप हो सकता है, हेट्रोट्रॉप हो सकता है। देन ऑटोट्रॉप्स में भी देयर इज अगेन कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, देखेंगे हम टाइप्स क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या? एवोल्यूशनल रिलेशनशिप, उनका उनके पहले वाले जनरेशन से क्या कनेक्शन है, एवोल्यूशनल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। यस, एंसिस्टर मैम। हाँ, एंसेस्टर से, करेक्ट। एंड इकोलॉजिकल रोल मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आता है ना, हर एक का कुछ ना कुछ रोल है। जैसे ह्यूमन बींग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ अ एनवायरनमेंट। हम लोग सिर्फ तबाही मचाते हैं ना, हमने कभी फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया, कभी नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं किया। बट अब हम थोड़ा अवेकन हो रहे कि नहीं, हमको भी अच्छा मेंटेन करना चाहिए एनवायरनमेंट को, तभी हमारे वैसे एनिमल्स एंड बर्ड जो है वो अच्छे से रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल रोल, कि आप कैसे आपके एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हो। ओके, सो बट इसके अलावा हमने इसके पहले, ये तो 5 किंगडम हो गया, बट लिनेनियस ने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, जिसमें सिर्फ प्लांटी एंड एनिमलिया दो ही ऐसा डिवाइडेड था। बैक्टीरिया का, फंगाई का ऐसा कुछ अलग से डिवीजन नहीं था। तो एक्चुअली बीच बीच में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, बट दैट विल बी नाउ मोर डीपर। यहाँ तक ठीक हो जाएगा आपको, यस मैम। ठीक है? दूसरा स्लाइड भी जानने दिया, क्या ही जल्दी है ना आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब व्हाट इज क्लासिफिकेशन? जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखते हैं, उनके सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के ऊपर एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस के ऊपर, तो हम उनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इन योर बुक्स ऑल्सो। बट ओवरऑल जो मेन क्लासिफिकेशन है, वो देखो मैंने इसको टेबल फॉर्म में लिया है। यू कैन सी कि सेल टाइप मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल वॉल किस चीज से बना है? फंगाई में सेल वॉल अलग से बनता है, देखो काइटिन। सेलुलोज जो ये है प्रेजेंट है, प्लांटिंग ये का। absent है। एनिमल में तो सेल वॉल होगा ही नहीं। यस तो सेल मैम। वॉल का प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड कॉम्पोजिशन के ऊपर बना है। ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मतलब मल्टीसेलुलर में अब ऑर्गन लेवल बनने लग जाएंगे, उसके पहले ऑर्गन्स बनते नहीं थे। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टेबल को भी आप याद करोगे तो भी काफी हेल्प हो जाएगा। यस नंदिता, थैंक यू फॉर दिस। तो क्विकली मोनेरा को देखें। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो। मोनेरा सबसे पहला किंगडम है, विटेकर जी ने दिया था, द वेरी फर्स्ट किंगडम। एंड ये सिंपली किसको करता है क्लासिफाई? जो हमारे सारे बैक्टीरिया होंगे, सारे बैक्टीरिया आएंगे मोनेरा किंगडम में। प्रोकैरियोट जिसको हम कहते हैं, पीके कहती हूँ ना हमेशा में, पीके मतलब Yes, आपका ma'am. प्रोकैरियोट्स एंड ई के मतलब आपका यूकैरियोट्स। You ओके, can. यहाँ पे आपके प्रोकैरियोट्स को सेल को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो इट
कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, सारे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, जो भी इसका छोटा सा एक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल होगा, उसमें एक छोटा सा उसका डीएनए होगा जो उसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, एंड उसका जो भी एमआरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस है वो ईआर करेंगे। बाकी कोई यहाँ पे ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स होते हैं, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, वेसिकल्स, ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सारे ऑर्गेनल्स हम नहीं देखते बैक्टीरिया में। बट साथ ही हमने और एक चीज आपने देखी होगी कि बैक्टीरिया के अलग अलग तरीके के शेप्स के ऊपर पे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब आपको ऐसा डायग्राम दिया जा सकता होगा कि ये डायग्राम है तो इसका क्या शेप है एंड क्या एग्जाम्पल है। जैसे देखो कौन से शेप्स है हमारे पास। कोकाई मतलब राउंड होता है। देन बैसिलस मतलब देखो निकाल ही लेंगे हम, राउंड शेप है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे रेक्टेंगल रॉड शेप जैसा होगा। फिर विब्रियो मतलब शेप, यस। एंड स्पिरुलम स्पाइरल की तरह होते हैं। हाँ, ऐसा स्पाइरल की तरह होंगे। सो करेक्ट। तो शेप्स को भी एक बार थोड़ा सा नजर से आप घुमा लीजिएगा कि क्या क्या शेप्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, अब थोड़ा सा बैक्टीरिया को ना उनके जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है उनके ऊपर भी डिवाइड किया जाएगा। बट बिफोर दैट, जो एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है। एंसेस्ट्रल मतलब सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे दादी, दादादी, परदादी, परनानी, परदादा, व्हाटएवर, तो वो कौन है? Primitive, very correct. Primitive is also a right word. Primitive. वो कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। कहाँ पे पाए जाएंगे ये? बहुत ही जो ऐसे टफ कंडीशंस होते हैं, बहुत ही साल्टी एरिया होगा, या जहाँ पे पानी का ज्यादा प्रभाव होगा, या हॉट स्प्रिंग्स मतलब क्या? जहाँ पर लिविंग पॉसिबल नहीं है, गर्मी होती है। नॉर्मल हमारे लोगों का अगर हम जाके देखे, ननिता यू कैन ऑफ नाउ, नो प्रॉब्लम। नॉर्मल लोग अगर जाके देखेंगे क्या हम लोग रह सकते हैं वहां पे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। बट ये बैक्टीरिया भाई कहीं पे भी मिल जाएंगे, चांद या मार्स पे भी मिल सकते हैं, पता नहीं यार, के बैक्टीरिया वहां पे भी मिल सकते हो। तो उनको हम क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स, मतलब जो बहुत ही हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में रहने वाले। मीथेनोजेंस मतलब मार्शी लैंड में रहने वाले। मार्शी लैंड में रहने वाले गैस की फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, करेक्ट। आपको पता है मीथेनोजेंस मार्शी लैंड तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। और एक जनरली ना काउडंग जो होता है, यस मैम, काउडंग में होते हैं। हाँ, उनसे जो मतलब उनके काउडंग में भी ये मिथेनोजेंस होते हैं, क्योंकि वो जो भी खाना खाते हैं फॉर्मेशन होती है। करेक्ट, दे कैन प्रोड्यूस मीथेन गैस, एंड उनको डिग्रेड करने के लिए फिर काउडंग के ऊपर मिथेनोजेंस ग्रो हो जाते हैं। तो दैट आल्सो यू कैन रिमेम्बर। थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब क्या? जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रह पाते हो, ऐसे। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे हाँ, मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड प्रोड्यूस बायोगैस। रूमिनेंट्स मतलब आपके जो गाय भैंस कैटल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, फिर आएगा यू बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया के बाद का जनरेशन है। ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जिनके पास अच्छा सा प्रॉपर सा रिजिड सेल वॉल है, मोटिलिटिकली फ्लैजिला है। हॉट स्प्रिंग्स क्या है? एनीबॉडी नोज व्हाट आर हॉट स्प्रिंग्स? नो आइडिया। बहुत बार आपने देखा ना, ज्यादा टेम्परेचर होता है, पानी गुनगुना होता है लेक्स में, क्यों होता होगा? इसमें सोचा है व्हाई हॉट स्प्रिंग्स में पानी टेम्परेचर की वजह से ही होता होगा। नहीं मैम, अर्थ के सरफेस की वजह से। हाँ, क्या है उसका मतलब अर्थ की सरफेस पे क्या होता होगा? बैक्टीरिया नहीं, अर्थ की सरफेस से बेटर आप बोलोगे अगर अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, दैट इज हीटेड। समझे? मतलब अर्थ के नीचे जो है, जहां पे भी लेक बना है, मान लो किसी एक जगह पे लेक बना है, ठीक है, तो ये जो लेक का रीजन का नीचे का हिस्सा जो होगा, अर्थ की क्रस्ट या अंडरग्राउंड यू कैन से, दैट इज मोर हीटेड।
वहां पे बहुत ज्यादा प्लेट्स का मूवमेंट होगा, एंड वो हीट होने की वजह से ऊपर का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली, या क्या कहते हैं उसको, नेचुरली वो गर्म हो जाता है. गेटिंग इट अकर्स Yes, नेचुरली. ma'am. अर्थ का क्रस्ट मतलब क्या, अंडरग्राउंड. अर्थ का अंडरग्राउंड जो जहां कहीं भी अर्थ के अंडरग्राउंड में अगर वहां पे नेचुरली इमर्जिंग हॉट वाटर है, तो वो ऊपर का लेक का पानी को भी गर्म कर देगा. समझ रहे हो? दैट इज हॉट स्प्रिंग. यस मैम. कुछ कुछ हॉट स्प्रिंग ना बहुत ही ये भी होते, क्या कहते हैं उसको, मतलब इतना गर्म पानी नहीं होता है. कुछ कुछ हॉट स्प्रिंग में बहुत तेज गर्म पानी होता है, तो वो डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर है अर्थ के क्रस्ट में. ओके. अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब आपको पता ही है ना, कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास क्या हो, क्लोरोफिल हो, और वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे हमारे ब्लू ग्रीन आल्गी. ओके. बट व्हाट इज कीमोसिंथेटिक? मैम केमिकली जो हाँ, अपने मतलब हाथ में इंस्टेंट होता है। यहाँ पे अब फोटो में क्या होता था, लाइट का यूज होता था. अब यहाँ पे कोई केमिकल का यूज होगा जिससे हम क्या चलाएंगे, वी कैन से फूड बनेगा. फोटोसिंथेसिस नहीं कहेंगे, उसको कीमोसिंथेसिस कहेंगे. जैसे अलग अलग अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अलग अलग सबस्ट्रेट्स है, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिनका यूज करेगी बैक्टीरिया. जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया याद है आपको? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा है हमने, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा है. तो ये बैक्टीरिया क्या है, ये कीमोसिंथेटिक है. इनमें कोई भी लाइट लेने की तो कैपेसिटी नहीं है, बट आजू बाजू में कोई भी इनऑर्गेनिक उनको अगर कंपाउंड मिल गया, कोई मॉलिक्यूल मिल गया, उनसे वो कीमोसिंथेसिस करेंगे, उनसे वो खाना बनाएंगे. मैं अभी फिर से भी वार्न कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि बीच में आप लोग बहुत लोग बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं. आने वाला इस बार का पेपर इज लिटरली लिटिल बिट टफर देन द लास्ट पेपर, क्योंकि फोटोन एंड ऐसा कोई स्प्लिट नहीं है. आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ठीक से डिटेल में पढ़ना होगा. ऐसा अगर समझोगे कि नहीं कोई कॉन्सेप्ट है, चलो ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं, बट पता चला कि कोई एक स्मॉल सी सेंटेंस थी, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन बन गया. सो आई एम अगेन वार्निंग यू, ध्यान से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ के ही जाओ. अगर कोई भी एक्स्ट्रा भी एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो जिसका रिलेवेंस एनसीईआरटी में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सिर्फ है, तो भी ट्राई टू अटेम्प्ट, अगर आप श्योर हो, वरना ना करो, और एल्स यू विल लूज द मार्क्स. ओके. सो लिटिल बिट टफर होगा कंपेयर टू द लास्ट. मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू बाय टेलिंग कि आप प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से कर सको. ठीक है. सो देयर आर हेटेरोटॉपिक. अब हेटेरोटॉपिक मतलब पता ही है कि जो नॉर्मली दूसरों के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं एंड उनसे अपना फूड बनाएंगे. तो ऐसे बहुत से हैं, जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सर जो कर्ड में यूज होते हैं. दीज आर ऑल द बैक्टीरियाज जो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होके अपना खाना बनाएंगे खुद. जनरली बैक्टीरिया दूसरे के ऊपर डिपेंड ही करता है. Most of the time 80% of bacteria are heterotropic. बस कुछ ही ऐसे हैं जो ग्रीन सल्फर है, पर्पल सल्फर है, या ब्लू ग्रीन algae है, जो खुद अपना खाना बना सकते हैं. वरना अगर बैक्टीरिया की पूरी कहानी देखें हम, मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक ही आएंगे. क्या बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड इकरा, आपके साथ ये दिक्कत हो रहा है, आई अंडरस्टैंड. देखो ट्राई करो जितना भी हो सकता है, ज्यादा स्ट्रेस ना लो. सिर्फ बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी थरोली पढ़ के जाओ, एंड जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट ना करो, वरना आप नेगेटिव में जाओगे. तो मैं ये नहीं चाहती कि जो आता है उसका आप मार्क्स लूज कर जाओ उस चक्कर में, जिसके आप थोड़ा डाउट में थे क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करते करते जो श्योर क्वेश्चन था वो चला गया. तो ये नहीं चाहती हूँ मैं. ओके. सेकंड है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा अगेन दे आर यूनिसेलुलर ओनली, बट अब उनको हम ईके कह रहे हैं. क्यों? वाई प्रोटिस्टा और ईके? यूकैरियोट्स, इनमें क्या ऐसा अलग दिखा? मैम सेल वॉल होती है इनमें. दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सेल वॉल तो होगा, एंड उनके पास न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी पाए गए थे, बट है तो वो यूनिसेलुलर. इसलिए उनको हम डायरेक्टली एनिमल्स या प्लांट्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स मल्टीसेलुलर है. ये एनिमल्स एंड प्लांट्स के सेल के जैसा दिखेगा,
कि उसमें ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, बाकी सारे, बट एक ही सेल से बना है फिर भी, इसलिए अलग सा प्रोटिस्टा करके एक न्यू ग्रुप ही बना दिया, न्यू किंगडम ही बना दिया, जिससे क्या हो गया, अलग से पूरे ये बिहेव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में डाल दिया। नहीं आता इकरा, मोनेरा में मतलब बैक्टीरिया में दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। सो व्हाट आर थिंग्स आर देयर, प्रोटोजोअन्स है, स्लाइम मोल्ड्स, क्रीजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट एंड यूग्रिनाइट्स। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना आपको, रिकॉल हो रहा होगा ना? अच्छा हाँ, ये हमने Yes, ma'am. क्रीजोफाइट्स में हमने पढ़े थे डायटम्स मैम एंड डेस्मिड्स को। मैम इनके फंक्शंस तो याद रहते हैं लेकिन इनके नाम भूल जाते हैं, कितने टाइप के थे और हाँ, क्या क्या नाम थे। एक कॉमन चीज है, हाँ, क्रीजोफाइट्स। ऐसे ही आपको इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे ही स्टार्ट कर सकते हो लिखने की, क्रीजोफाइट्स के 2 है, डायनोफ्लैजेलेट्स के 3 है, स्लाइम Yes, ma'am. क्या है, तो यू हैव टू मेक चार्ट एंड देन रिमेम्बर। अब डायटम्स एंड डेस्मिड्स क्या है, ये एक टफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, दीज आर गोइंग टू फॉर्म अ टफ स्ट्रक्चर बिकॉज उनमें क्या है, सिलिका होती है। हाँ, ये सिलिका वाला पॉइंट देखो, तो इनके सेल में सिलिका होने की Chief वजह से producer in ocean. डायटोमिशियस अर्थ याद आया? Yes, ma'am. मतलब Yes, अर्थ के ma'am. अगर आप Yes, ma'am. ओशियन का कोई सरफेस देखोगे तो ऐसा लगेगा व्हाइट बाउंड्री ड्रॉ करी है, तो वो व्हाइट बाउंड्री का ड्रॉ करना इज बिकॉज कि वहां पे बहुत सारे, इवन ना जो ऐसे ओशियंस में मतलब समुद्र के किनारे अगर कोई बड़ा बड़ा पत्थर या रॉक है, उसके ऊपर जब पानी बार बार वेव्स की फॉर्म में आता है ना, तो कुछ दिन के बाद ना वहां पे व्हाइट ऐसे पैचेस बन जाते हैं, देखा होगा ग्रीन अगर। ग्रीन से हो जाते हैं स्टोन्स तो आके पानी के ग्रीन पास बिकॉज ऑफ द ब्लू ग्रीन algae होगा, बट समटाइम्स व्हाइट भी ऐसा डिजाइन मान लो बना लियो कुछ, ऐसे 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 बन जाती है, देखा होगा Yes, कश्मीर ma'am. में बनता है, कभी कभी नहीं भी दिखेगा आपको। बांग्लादेश तो वो व्हाइट पैचेस इज बिकॉज कि वहां पे ये सिलिका जो है वो चिपक के बैठ गया, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर का डेस्मिड एंड डायटम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लिविंग सेल, वो मर गया होगा, बट उसकी सेल वॉल ही बस वहां पे बाकी रह गई, तो दैट Accumulate इज हो रहा कॉल्ड, हाँ, डिपॉजिट हो गया, दैट इज कॉल्ड डायटोमिशियस अर्थ। फिर क्या करते हैं ना, उस वो डिपॉजिट को ना, वो सिलिका को ऐसे खरद खरद के ना निकाल लेंगे, एंड वो सिलिका फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग वगैरह करने में फिर यूज करते हैं, लेदर को पॉलिश कर लिया या कपड़ों को पॉलिश कर लिया, तो इन सारी चीजों में फिर वो, या फिर कभी डब्बे जो होते हैं, डब्बे प्लास्टिक के या फिर इसके यूटिलिटीज मेटल्स को पॉलिश कर लिया, तो फॉर पॉलिशन फिल्ट्रेशन फिर ये वाला सिलिका यूज कर लेंगे। तो दैट मीन्स वो क्या कहते हैं ना कि डायटम्स एंड डेसिमिड का सेल वॉल एक इनडिस्ट्रक्टेबल स्ट्रक्चर है, मतलब उसको आप कभी भी किसी भी एसिड से या किसी एंजाइम से या किसी मेडिसिन से या किसी भी इससे आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिलिका एक बहुत टफ मटेरियल है। तो इसको आपको हाईलाइट करना है, डायटोमिशियस अर्थ को, क्रीजोफाइट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स में आप रेड टाइड के बारे में याद रखो, क्या है रेड टाइड, एनीबॉडी रिमेंबर्स? डाइनोफ्लैजेलेट्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वो थोड़े से अलग अलग कलर्स में दिखते हैं बिकॉज ना उनमें अलग अलग पिगमेंट्स होती है, तो वो कभी येलो कभी ग्रीन, ये सेल ही है, एक सेल का स्ट्रक्चर ही है, दे आर सिंगल सेल, तो ये अलग अलग कलर कलर के दिखते हैं, और अगर आप उसको इकट्ठा करोगे ना तो बहुत सारा ऐसा ब्यूटीफुल शोपीस भी दिखेगा आपको, बट उनमें से जो रेड कलर का होगा ना वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है, मैम गोन्यूलेक्स करके जो होता गोनालाइट्स है। एंड गोनालिक्स, यस। तो गोनालाइट्स मैंने यहाँ पे ज्यादा ये नहीं किए हैं, एग्जांपल्स वगैरह अपलोड नहीं किए हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट में करना पड़ा मुझे भी ये, सो यू कैन जस्ट रीड इट, मैं थोड़ा हाईलाइट ही करते जा रही हूँ, ठीक है। तो गोनालिक्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स का जो एग्जांपल है उसमें फिर एक सिर्फ रेड ही वाला ऐसा है डाइनोफ्लैजेलेट जो पॉइजनस होता है, अगर किसी के कांटेक्ट में आ गया तो इट मे रिलीज अ टॉक्सिन एंड देयर वुड बी इमीडिएट डेथ। तो रेड टाइड मतलब क्या कि जब ये आपको पूरे ऐसे सीज में तैरते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि मान लो वेव्स पूरे रेड बन गई है, ऐसा। हाँ, मैम ये गोनालिक्स ओशन टाइड। में होते हैं हाँ, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये सारे मराइन ही है, किंगडम प्रोटिस्टा के ये जो है ना, दीज आर ऑल मराइन, ये सारे मराइन ही होते हैं। मराइन मतलब जो ओशंस सी में रहते हैं। सॉल्टी, सॉल्टी वाटर में रहने वाले, मराइन इज सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर, ऐसा।
कुछ कुछ बायो इल्यूमिनेशंस भी दिखाते हैं। आपने कभी सुना होगा क्या कि किसी को ऐसे कभी फोन में या टीवी में देखा होगा कि किसी किसी के ओशियंस के जो किनारे होंगे ना, समुद्र के किनारे, वो थोड़े ब्लूइश हो रहे, यहाँ पे ये Yes, ओशियन को दिख रहा है, तो दैट इज Yeah. बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब Yeah. लाइट इमिट करने का जो कैपेसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। देयर आर सम डायनोफ्लैजेलेट्स जो ये अगेन बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, बिकॉज उनमें वो पिगमेंट है ना, तो वो वाला लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं रात में, लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। जिस वेवलेंथ को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया वही आपको दिखेगा। जनरली ब्लू या ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू सी द सीशोर के ऊपर पूरा लेयर ब्लू का होगा। दैट इज बिकॉज बायो इल्यूमिनेसेंस, जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट कर रहा है। एनिमल किंगडम में भी कोई ऐसा है, याद है किसी को? यस मैम। भी है जो एक बायो इल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, स्टीनोफोरा है वो, स्टीनोफोरा। उसकी भी टीनोफोरा में टीनोप्लाना इसका एग्जांपल था एक। हाँ, टीनोप्लाना, वो भी बायो इल्यूमिनेसेंस दिखाता है। करेक्ट। यस ये मैम। अच्छे से पढ़ो ये एग्जाम्पल्स, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज, या नीडोफोरा के जैसा भी ये हमने बायोइल्यूमिनेसेंस देखा। कभी कभी ये भी पूछा है कि आप जब प्रे को कैच करते हो, जैसे वो स्प्रिंग, यस मैम। स्टिंग सॉरी नॉट स्प्रिंग, तो वो स्टिंग के हिसाब से या कॉम्प्लेट्स के हिसाब से या फ्लेम सेल्स, तो इतने माइन्यूट लेवल पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग कि एक बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो। यूग्लिना नहीं करेगा बेटा, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल बोल रहे हो क्या? यस। अब यूग्लिना क्या है? इनके पास फ्लैजेला है। डायनोफ्लैजेलेट्स, इसको बायफ्लैजेलेट भी कहते हैं क्योंकि उनके पास भी फ्लैजेला था। इनको जनरली लिंक कहा है, दीज आर द मेन लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जैसे बिहेव कर रहे होगा बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कराता है, बट इनमें सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स जैसे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स जैसे, इसलिए इनको क्या कहा है? इट इज अ लिंक। तो क्वेश्चन अगर बना कि कौन लिंक है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो यूग्लिनॉइड्स कुड बी द आंसर। ओके। और इसमें क्या है? मैम एक दोबारा बताना इसके फीचर्स मैम क्या है फ्रेश इसके वाटर में फाउंड होते हैं। हाँ, फ्रेश वाटर में मिलेंगे ये यूग्लिनॉइड्स का काम नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ यूग्लिनॉइड्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, कुछ नहीं सॉरी सारे ही, एंड फोटोसिंथेसिस तो करेगी बट उनमें सेल वॉल नहीं है। अब प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्लांट में सेल वॉल होता है एंड फोटोसिंथेसिस करती है, बट ये फोटोसिंथेसिस करती है एंड सेल वॉल नहीं है। मतलब सेल वॉल ना होना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एनिमल्स का। इसलिए प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में का लिंक है, मान लो ऐसा। Yes, ma'am. तो इनका आप और एक ये रख सकते हो कि जब ये एक्चुअली जब लाइट में इनका होगा ना प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेगी। जब नो लाइट तो वो डायरेक्टली हेटेरोट्रॉप जैसे बिहेव करेगा। मतलब रात में मान लो जब सनलाइट नहीं होता है तो वो हेटेरोट्रॉप जैसे उसके दूसरे कोई बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करेगा। लाइट होगा तो खुद ही फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूग्लिना का अगर ऐसा पूछ लिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉप तब आएगा जब लाइट रहेगा, हेटेरोट्रॉप तब आएगा जब लाइट नहीं रहेगा, ऐसा। मैम आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ पढ़ रहे हो बताओ? मैम मतलब मैं बोल रही हूँ कि यूग्लिनॉइड्स में हेटेरोट्रोपिक और वो ऑटोट्रोपिक कोई मिक्सोट्रोपिक की तरह एक्ट करता है। कोई एक दिन बात करो, क्या बोले? मिक्सोट्रोपिक मतलब ऑटोट्रॉप भी और हेटेरोट्रॉप भी, दोनों भी टाइप का न्यूट्रिशन, जैसे यूग्लिनॉइड्स। तो कह रही हूँ कि मैं ये मिक्सोट्रोपिक भी हो सकता है। हाँ है हाँ, मतलब एक से ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना उनके पास। जैसा हमने मिक्सोक्राइन ग्लैंड देखा केमिकल में, तो एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन भी काम कर रहा है। तो ये यूग्लिनॉइड्स को हम कह सकते हैं कि इनका मिक्सोट्रोपिक है न्यूट्रिशन, मतलब एक से ज्यादा न्यूट्रिशन। फोटो ये ऑटोट्रोपिक भी है, हेटेरोट्रोपिक भी है, ऐसे। हाँ, करेक्ट दिख रहा। शफिया क्लियर? यस मैम। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो आखिरी हिस्सा है, स्लाइम मोल्ड्स ये सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिके होने वाले है होते हैं ना, डेड एंड डिके होने वाले हाँ, उनके सड़ने वाले, मान लो आप हिंदी में बोल लो जो सड़ने वाली चीजें होती है,
पत्ते अगर झाड़ के पड़े हुए हो या खाना कुछ सड़ा हुआ जैसे या ब्रेड हो गया। ऑर्गेनिज्म, हाँ, उनके ऊपर जो ग्रू होंगे ना प्रोटिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स। इवन आपका जो रोटी के ऊपर जो ग्रो होगा, कभी फंगाई होता है तो कभी स्लाइम मोल्ड होता है, तो वो स्लाइम मोल्ड आर जनरली थिक, फंगाई आर जनरली थिन, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट करने में कभी कभी दिक्कत जाता है। उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप पता कर सकते हो, ऐसे आंखों से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो फंगा है या स्लाइम मोल्ड है। तो इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान देनी है, दैट इज दिस, कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होगी, मतलब उसको सरवाइव करने के लिए अगर अच्छा कंडीशन नहीं मिला, तो स्लाइम मोल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, मतलब जैसे एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होके बैठ जाते हैं सारे प्लाज्मोडियम, सॉरी सारे स्लाइम मोल्ड्स एक के ऊपर एक ऐसे पिरामिड जैसे इकट्ठा होके बैठ गए। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोड। एंड अगर कोई अच्छा उनको फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड ये प्लाज्मोडियम बहुत ही टफ स्ट्रक्चर है, काफी दिनों तक जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी नहीं ना, तब तक वो ऐसे वाले स्टेट में भी रह सकते हैं। हाँ बोलो निता, कुछ बोलना है क्या? मैम ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना? कौन, स्लाइम मोल्ड्स? हाँ यस मैम। यस, देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कितने याद रखोगे ना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर रही हूँ, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, नॉट एवरी एग्जांपल इज इंक्लूडेड, ओनली मैम इसका एग्जांपल क्या होगा हाँ? स्लाइम मोड का? इतने जल्दी आप अनम्यूट कर देते हो कि मैं क्वेश्चन सुनने से पहले कि ये क्या बोल रही है, ऐसा हो जाता है। फिर से बोलो। मैम इसका एग्जांपल क्या होगा? बहुत है, डिक्टोस्टिलिडा है, अब आपके बुक में कौन सा दिया है मुझे याद नहीं है, एनीबॉडी हैज क्या? मैम बुक में एग्जांपल्स नहीं है, यस मैम ओनली तभी उसकी तो फीचर्स दे रखे हैं बस। यू कैन टेक डिक्टोस्टिलिडा। मैम वैसे अगर है नहीं तो बुक में याद करने की जरूरत है एग्जाम के लिए? नहीं, आने के चांसेस तो कम है, ट्यूबीफेरा वगैरह है तो बहुत सारे, ट्यूबीफेरा, डिक्टोस्टिला है, देन लाइकोगैला करके भी है, बट अब इतना लेवल पे नहीं आता है, मैंने तो कभी देखा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हुए, डोंट वरी। फिर आपको सारे के एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, यूग्लिनाइट्स के करने पड़ेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स के करने पड़ेंगे, क्रिजोफाइट्स के करने पड़ेंगे, है ना। फंगाई इज वेरी इजी, फंगाई में आपको दो तीन चीजें याद रखनी, जैसे स्लाइम माइसेलियम। मोल्ड के बाद तो बुक में प्रोटोजोन्स दे रखे हैं, वो वाली स्लाइड नहीं है? प्रोटोजोआ मिस हो गया क्या अपना? अच्छा हाँ, प्रोटोजोआ मिस हो गया मुझसे, ओफो मैं भूल गई उसका स्लाइड डालना। ओके, प्रोटोजोन्स के बारे में क्या है बता दो, यहीं पे लिख दूं? यस मैम। मैम ये हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं। हाँ यस, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट बता दो, मैं और यहाँ पे मैम ये लिख देती हूँ। पैरासाइटिक ग्रुप होते होती है हैं। इसकी। वन वन मैम पैरासाइटिक होते हैं। वन ऑफ यू बेचारे बच्चों, सबका साथ मैम में। पैरासिटिक होते हैं ये। हाँ पैरासिटिक तो है ये, हेट्रोट्रोपिक का और मतलब? मेजर ग्रुप होते हैं इसके। हाँ इसके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। हाँ, वो सिलोप्सिडा वगैरह ना, उसको भी लिख दूं क्या? ठीक है बता दो, फटाफट लिख देती हूँ मैं, मुझे वो भूल गई, देखो मैं भी ऐड करना उसको, जस्ट टेल मी ना। अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और um, स्पोरोजोन्स, ये एक 4 मिनट, टाइप होते हैं इसके। इतने लेवल पे तो क्वेश्चन ठीक है बन सकता है, स्पोरोजोन्स एंड फ्लैजिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, यस इट कैन बी फॉर्म्ड, एंड दे आर आल्सो डिजीज कॉजिंग, ये डिजीज कॉजिंग भी है, बहुत सारे प्रोटोजोआ आपको डिजीज भी बना कॉज करते हैं, जैसे कोई मैम जैसे एमीबॉइड स्पोरोजोआ डिजीज हुआ। मलेरिया कोज करता है। कौन सा? मैम जो स्पोरोजोन्स होते हैं मलेरिया कोज करते हैं। हाँ स्पोरोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड भी है, अमीबॉइड भी जो है वो भी कर सकते हैं, दे कैन बी आल्सो डिजीज फॉर्मिंग। और अमीबॉइड फॉल्स मतलब वो पैरासिटिक होते हैं, उनके फॉल्स फूड फीट होते हैं। सूडोपोडिया, हाँ सूडोपोडिया है, हाँ ये बहुत सारी चीजें यार लिख नहीं पाऊंगी मैं, मैम कर लोगे रहने दो, क्या? हम बुक से कर वो मिस लेंगे। हो गया मुझसे शायद, हाँ वो एक स्लाइड मिस हो गई मुझसे, यस कर लोगे आप? यस मैम। यस मैम। ओके, अब फंगाई में माइसेलियम के बारे में एक बार आपको याद रखना पड़ेगा, लिखा है क्या मैंने? हाँ माइसेलियम जो होते हैं, ये फंगाई का जो बड़ा बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा ना, इसको हम क्या कहते हैं?
माइसेलियम। माइसिलियम। हाँ, तो माइसेलियम में अगर ऐसे कट्स है बीच बीच में, मतलब ऐसे सेक्शंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट। दिस इज कॉल्ड ए सेप्टेट। एंड नहीं है तो असेप्टेट। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वाला माइसेलियम, मतलब कौन सा वाला फंगाई सेप्टेट माइसेलियम रखता है, कौन सा असेप्टेट रखता है। सेप्टेट एंड असेप्टेट को और एक नाम भी है, जैसे सिनोसाइटिक एंड असिनोसाइटिक। सेप्टेट वाले को ही हम असिनोसाइटिक कहते हैं। सिनोसाइट मतलब क्या, जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ आते हैं, वहां पे कोई भी पार्टीशन नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसको मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कह सकती हूँ, मतलब सिनोसाइटिक। एंड सेप्टेट में क्या आ जाएगा ना, बीच बीच में आपको सेप्टम आ जाएगा, तो एक या दो ही न्यूक्लियस आएगा, ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे आएंगे नहीं, इसलिए असिनोसाइटिक कहलाएगा ये। तो ये एक माइसिलियम का पॉइंट आपको एक याद रखना होगा। देन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, कुछ सिम्बायोटिक है। उनका सेल वॉल, सेल वॉल लिखा है क्या, नहीं लिखा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, हाँ है, यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब नॉर्मल टुकड़े टुकड़े में। बडिंग मतलब एक से दो होना। फिजन मतलब अगर ये एक सेल है तो बीच में से कट के दो इसमें सेल दो सेल। बनाना। हाँ, फ्रैगमेंटेशन में क्या हो जाएगा, ये जो माइसेलियम है ना, यहाँ से कट हो जाएगा, एंड ये जो छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा ना, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, इससे फिर नया माइसेलियम बनेगा ऐसे। दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। यस मैम। हाँ, इसके ये है ना, क्या कहते हैं इसको, क्लासेस है, उसको भी मैंने एक टेबल में दिया है। बट बिफोर दैट इसका रिप्रोडक्शन भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स है ना, कोनिडिया, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसके ऊपर ना मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से फंगाई कौन सा स्पोर का ये करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल कोनिडिया, जूस्पोर्स, ये सब क्या होते हैं? स्पोर्स है, ये स्पोर्स है जो फंगाई क्या करेगा, अपने माइसेलियम के ऊपर ऐसे बनाएगा, एंड ये स्पोर्स जब नीचे ग्राउंड पे गिरेंगे तो इनसे फिर न्यू माइसेलियम, न्यू फंगाई ग्रो होगा। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि फंगाई में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है, दोनों तरह से होगा। एसेक्सुअल में आप पहले बात वो फ्रैगमेंटेशन वगैरह देख लिए, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ठीक है, वो एक मेथड है। साथ ही स्पोर्स वाले का भी एक मेथड है। स्पोर्स भी नॉर्मल, उनकी स्पोर्स ऐसे बनते हैं छोटे छोटे, वो भी अगर कहीं नीचे गिरता है तो उससे भी नया फंगाई बनेगा। तो स्पोर्स फिर आपको यहाँ पे नाम याद रखने, कोनिडिया, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये तीनों भी असेक्सुअल स्पोर्स के नाम है, एग्जाम्पल्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब 3 स्टेप में होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर से ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन ये हो जाओगे कि मैम यहाँ पे भी आप स्पोर बोल रहे हो, वहां पे भी स्पोर बोल रहे हो, तो इसका स्पोर एक इंडिविजुअल भी नीचे गिर जाएगा ना, तो उससे पूरा न्यू फंगाई बनाएगा वो। बट सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसमें फिर से मेल एंड फीमेल आएगा, एंड इन दोनों स्पोर्स का एक जाइगोट बनेगा और उससे न्यू फंगाई बनेगा। तो ये फर्क है। और सेक्सुअल स्पोर जो है वो इंडिविजुअल एक ही स्पोर गिर के अपना एक ही स्पोर से पूरा न्यू बॉडी बन रहा है। सेक्सुअल स्पोर में फिर से गैमेट्स बनते हैं। ये क्लियर ना स्पोर्स का फंडा। सिर्फ आपको दोनों के स्पोर्स के अलग अलग नाम याद रखने होंगे कि सेक्सुअल में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, वहां पे जाइगोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये कहने में जितना आसान है उतना याद रखने में नहीं है, मुझे पता है। 2 बार पढ़ लोगे ना याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। इट्स जस्ट कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, देन इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स है। प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियर का फ्यूजन, एंड डाइकैरियन स्टेज आपको याद रखना होगा इसमें। डाइकैरियन स्टेज मतलब जब मैम दो जब दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं कुछ टाइम के हाँ, लिए, फिर जब एक ही अलग सेल होने में से 2 पहले। न्यूक्लियस रहेंगे, थोड़ा टेम्पररी स्टेज होता है ये, कुछ देर के लिए
वहां पे सेप्टम फॉर्म नहीं होगा, 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में आपको पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोन स्टेज। एंड जनरली लास्ट टाइम आया भी था इस पे क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्या? टाइम एग्जाम में। हाँ हाँ, तो जनरली बेसिडियो एंड एस्कोमासिडीज, बैस एंड एस्क, बैस एंड एस्क आपको ऐसे याद रख सकते हो। बैस एंड एस्क जो है ये डाइकैरियोन स्टेज दिखाते हैं। These are the examples for dikaryon stage. Then ये स्पोर्स का मैंने डायग्राम दिया है थोड़ा सा। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर्स को बनने वाली जो बॉडी होगी, स्पोर फॉर्मिंग बॉडी जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, या इसको फ्रूटनिंग बॉडी भी कहा है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगर क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हुआ है उसके ऊपर आप कंफ्यूज ना हो, स्पोरेंजियम, फ्रूटनिंग बॉडी मतलब सेम ही, जिसके ऊपर स्पोर्स बनेगा वो वाला हिस्सा, ऐसा। दिस इज द होल टेबल, थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए। फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट है, दोनों का सेक्शुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन यू कैन सी द एग्जांपल्स, जैसे म्यूकर, राइजोपस। देन एस्कोमाइसिटीज इज अ सेप्टेट। एक्चुअली ना और एक चीज आप याद रख सकते हो ना कि हाइफा जो है, माइसेलियम जो है ना हाइफा, वो असेप्टेड सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही है। फाइ इज एस मतलब फाइकोमाइसिटीज में ही असेप्टेड है। बाकी जो 3 फंगई के क्लासेस है ना सारे में सेप्टेट वाले ही है। तो ये चीज ना आसानी से याद रह भी जाएगी कि ए सेप्टेट वाला सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है, बाकी सारे सेप्टेट ही है ना। ओके मैम। इट इज इजी टू रिमेम्बर। देन इसके भी एक बार 2, हाइफा बता दो क्या होता है। इसी को हाइफा कहा है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड हाइफा। सिंगल होगा तो हाइफा होता है ना, एक साथ होते तो उनको माइसेलियम कहते हैं हम। यस मैम। इसीलिए देखो यहाँ पे हाइफा लिखा हुआ है। यस मैम। ओके, जब ग्रुप में आते तो उनको माइसेलियम कहते हैं। ओके, फिर इनका भी सेक्सुअल और सेक्सुअल। एस्कोमाइसिटीज की एस्कोस्पोर्स, उसके नाम के ऊपर ही आप याद रख सकते हो, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। एंड ये क्या है, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स है, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स है, लिखा है यहाँ पे। बेसिडियोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं ना, सॉरी ड्यूट्रोमाइसिटीज को। वो वाला भी एक हाईलाइटिंग पॉइंट बन सकता है कि इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहा है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्यों कहा है, बिकॉज उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो है दैट इज नॉट नोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट known, so that's why deuteromacites are also called as imperfect fungi. Okay, मैम यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन मतलब अभी तक हमको पता नहीं है कि ये ड्यूट्रोमासिटीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, we don't know. ओके मैम। See, sexual phase has not been observed ड्यूट्रोमासिटीज में, अब तक तो पता नहीं है। कहीं पे भी स्टडीज जो भी साइंटिस्ट ने करी है उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका नहीं मिला है ड्यूट्रोमासिटीज का, ऐसे। इसलिए उनको इम्परफेक्ट फंगाई का है, मतलब सिर्फ एसेक्सुअल कर सकते हैं, सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये वाले जो एग्जांपल है ना, राइजोपस, म्यूकर, मोरेलस्ट्रोफिस, वो मशरूम वाला जो पफ बॉल Yes, जिसको ma'am. कहते हैं हम, कॉमन नाम है ना कुछ, क्लब फंगाई, देन पफ बॉल जैसे होते हैं, ये कॉमन नाम भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। वहां पे भी मशरूम्स, मट्स, रट्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट मैम फंगाई। बेसिडोमाइसीड्स को कहते हैं ना मशरूम तो। हाँ हाँ, मैं ओवरऑल सबका बता रही हूँ कि सबके कुछ कुछ हाईलाइटिंग नाम से उसको याद रखना, क्योंकि ना इसमें मशरूम्स में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा एडिबल है, कौन सा पॉइजनस है, किसके यूज से हम जैसे यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ईस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स बनाने में, पुसीनिया वो व्हीट रस्ट को बनाएगा, उस्टालिगो जो है वो स्मट डिजीज बनाएगा, सिम्बायन जैसे लाइकन्स एंड माइकोराइजा, देन राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है। तो ये थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पे लिख तो दिया है मैंने, इसको याद रखना पड़ेगा। अल्ब्यूगो जो है वो एक पैरासिटिक फंगा है ऑन मस्टर्ड, मतलब क्वेश्चंस को आने वाले जो है ना उसी को सिर्फ उठाया है मैंने।
न्यूरोस्पोरा, इसके बारे में बहुत बार पूछा है कि जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कौन से वाले फंगाई के ऊपर ज्यादा हुई है। तो न्यूरोस्पोरा, क्योंकि ना न्यूरोस्पोरा का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, क्रोमोसोम्स भी बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए उसके ऊपर जेनेटिक वर्क ज्यादा हुआ है। एडिबल्स कौन से है? डेलिकेसीज, मतलब खाने वाले, जो आप वैरायटी ऑफ डिशेस को मान लो और उसको ऐसे सजा सजा के रखते हो, दैट इज कॉल्ड डेलिकेसीज, वेरियस टाइप ऑफ इडेबल आइटम्स। तो अलग अलग खाने के डिशेस में यूज होने वाले होते हैं ट्रफल्स एंड मोरल्स, तो दीज आर इडिबल। अगैरिकस जो है वो एडिबल भी है एंड पॉइजनस भी है। अगैरिकस के सब स्पीशीज होते हैं, तो उसके आपको चुनना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा वाला एडिबल है, कौन सा वाला नहीं। जनरली इसको नहीं खाते फिर अगैरिकस का, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा पॉइजनस है। इवन मशरूम्स भी सारे एडिबल नहीं है, कुछ है जो नॉन एडिबल भी है। तो द ओनली एक्सपर्ट कैन टेल दैट, नॉट एवरीबडी कैन टेल दैट। फिर प्लांटे में आपको क्या याद रखना है? ये तो ऑटोट्रोपिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग, मैम प्लांटी का तो एक यूकैरियोटिक, अलग ही है पूरा, वो तो पढ़ ही लेंगे। पढ़ ही रहोगे ना प्लांट किंगडम। वैसे प्लांट किंगडम आने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, कुछ प्लांट्स है जो हेट्रोट्रोपिक है, वो ध्यान में रखो। इंसेक्टिवायरस, जैसे इंसेक्ट्स को खाने वाले। मैम वो भी अलग ही चैप्टर है, प्लांट और एनिमल के, वो तो सभी उसी में आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इंसेक्टिवायरस के बारे में, पैरासिट के बारे में, कैस्केटा जैसे, जैसे देखो ये मैम वीनस फ्लाई ट्रैप भी इंसेक्टिवायरस। होता है। हाँ, वेनस फ्लाई ट्रैप, उसी का मैंने यहाँ पे दिया है, ये कैसे उसको खा रहा है। तो ये एग्जांपल याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स के ऊपर। फिर तो ये तो सारे आप फाइलम पूरे चैप्टर में ही पढ़ोगे ना, लिवरवर्ट्स, मॉसल्स, जिम्नोस्पर्म्स। यस मैम, प्लांट्री चैप्टर में हो जाएगा ये, और एनिमिलिया में चैप्टर है वो भी हो जाएगा पूरा। एनिमल किंगडम का भी फिर वैसे ही हो जाएगा। एनिमल किंगडम में कैसे क्लासिफाई किया है? सेलुलर अरेंजमेंट, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सीलम का प्रेजेंस एंड एब्सेंस, देन डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने एनिमल किंगडम के कितने सारे फाइलम्स देखेंगे हम। यस, देन लोकोमोशन कर सकते हैं वो। ए सेक्शन सेक्शन देखेंगे। हाँ, छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जैसे वायरस, प्रायंस, विरोइड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, कि देखो डिमित्री इवानस्की, इन्होंने टर्म दिया था वायरस। देन बिजर्निक जो है, इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होता है जो एक से दूसरे को फैलता है, कंटेजियम विविम फ्लूइडियम। तो ये किसने दिया होगा? क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टैनले ने किया। तो ये आपको याद रखना है फॉर द मैच द फॉलोइंग की कौन से क्या कहते हैं उसको, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था। दिस यू कैन रिमेम्बर। वायरसेस क्या है? वैसे वायरसेस दो तरह के होंगे, जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं, एंड जो बैक्टीरिया को भी, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। यस मैम। करेक्ट। जनरली बैक्टीरिया को अफेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? फाज कहते हैं, बैक्टीरियोफाज या फेज। हाँ, तो इसको याद रखोगे आप कि प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल। एनिमल्स को अफेक्ट करने वालों का सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए दोनों हो सकता है। एंड जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है उनमें जनरली वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हो। देन और क्या है? विरोइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में है। विरोइड, अब फर्क क्या है? वायरस के ऊपर ना एक प्रोटीन का कोट आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमर। किसमें? वायरस में। विरोइड्स में ये प्रोटीन कोट नहीं होता है, सो नो प्रोटीन कोट। फिर इसमें होगा क्या? वायरस में सिर्फ आरएनए होगा, फ्री आरएनए जिसको हम कहते हैं। इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है। एंड ये बहुत ज्यादा, ये जनरली पोटैटो, स्पिनल फाइबर डिजीज, मतलब कैप्सिड क्या होता है? क्या? कैप्सिड। कैप्सोमर जो है वो एक एक कैप्सिड से बना है। हमने क्या कहा कि ये जो प्रोटीन का कोट है ना, ये एक एक यूनिट, जिस यूनिट से जो बना है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, एंड पूरे कोट को हम कहेंगे कैप्सोमर, ऐसा। ओके।
प्रायंस जो है वो प्रोटीन्स है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। जैसे ये आरएनए है विरॉइड्स, वैसे प्रायंस प्रोटीन्स है। अगर प्रोटीन का ईयर में फोल्डिंग ठीक से नहीं हुआ होगा ना, तो फिर ये आपके दिमाग में, शरीर में पूरा हल्ला मचा देंगे, दैट इज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। देन लाइकेंस, लाइकेंस आपको पता ही है, आल्गे प्लस फंगाई, मैम है ना? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है इनमें। हाँ, लाइकेंस एंड उसमें फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट कौन है वो याद रखना है। फंगाई इज माइकोबायंट, माइको मतलब फंगाई वाला हिस्सा एंड फाइको मतलब प्लांट वाला हिस्सा, तो ये याद रखोगे आप। यस एंड देन ये कुछ क्वेश्चंस है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, वैसे आपको अभी के लिए नहीं चाहिए। माइकोराइजा रह गया यार, उसको भी मैं भूल गई, लिखूं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे माइकोराइजा। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बस इसका क्या है, फंगस एंड रूट्स जो होते हैं लेग्यूम्स प्लांट्स के, उसके ऊपर होगा ये। मैम लास्ट टाइम भी इस पे भी क्वेश्चन आया था, लेकिन पता नहीं था उस टाइम पे इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है, रूट्स के ऊपर अटैच होगा ये, एंड प्लांट्स के रूट्स के ऊपर, एंड फंगस का एसोसिएशन ऐसा। यस, सो वी मैम हैव मैम नहीं वेटेज शाफिया, बता ये दो थ्योरी चैप्टर। क्वेश्चन है शाफिया, थ्योरी क्वेश्चन है वो। तो वो मैंने एक्चुअली बहुत पहले जब रिवीजन क्लास हुई थी ना, मतलब स्टार्टिंग में जब आपके मिड टर्म एग्जाम्स थे, याद है? तो यस तब मैम। का, हाँ तब का स्लाइड था ये। तो तब थ्योरी क्वेश्चंस डाल के रखे थे ना, तो मैंने उसके फिर ये वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं अभी। रिवीजन क्लासेस में आप करोगे उसको। ओके मैम ये मैम। 1 मार्क वाला है इसलिए। क्या हो गया? मैम ये 1 मार्क वाला है इसलिए कहा था। कर लो ना, क्या क्या फर्क पड़ेगा, चलो कर लो, आपको करना है तो यू कैन डू दिस। इसके आंसर्स नहीं है मेरे पास, आपको करने पड़ेंगे। नॉस्टॉक एंड एनाबेना के ऊपर जो हेटेरोसिस्ट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोल रहे हो? मैम ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन और फिक्शन, मैम एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं। सॉरी, ओ गॉड, मेरी तबीयत एक तो पहले से खराब थी, अब तो हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेक्ट है। सॉरी। मैम वेटेज भी बता दो चैप्टर्स की। ओफो, मतलब इस टेस्ट में आने वाले या फाइनल एग्जाम को? मैम फाइनल एग्जाम की। सबसे ज्यादा वेटेज एनिमल, एनिमल किंग, एनिमल नहीं नहीं, किंग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूर नहीं कि मैम एनिमल, एनिमल किंगडम तो इजी है, प्लांट एनिमल वाली किंगडम मैम का ही थोड़ी ज्यादा हार्ड है वेटेज वो। ऐसा नहीं है। आपको मिल जाएगा गूगल पे भी, आप देखोगे ना चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ 11th बायोलॉजी, तो भी मिल जाएगा। मैं ढूंढ के देखती हूँ, मुझे भी मैम लिंक। एग्जाम से पहले ना प्लांट किंगडम की रिवीजन करा देना, वो हार्ड सा है थोड़ा। हाँ, रिवीजन क्लासेस रखने वाले हैं हम, बट अगेन रिवीजन क्लासेस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि उतना टाइम यस नहीं होता। मैम। इट्स जस्ट कि आपके डाउट्स को आपको उठाना पड़ेगा, तो आपको पढ़ के आना ओके पड़ेगा, एंड देन मैम। यू हैव टू आस्क कि किस में डाउट है। पूरा चैप्टर यू कांट आस्क टू रिवाइज, डिफिकल्ट है, नॉट पॉसिबल। कर सकते हैं वैसे, 17 को पेपर है ना, 13 14 15 ऐसे 2-3 दिन रिवीजन क्लासेस रख सकते हैं हम, जिसके भी कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क, वी कैन डू दैट। करने भी वाले हैं हम वैसे, डोंट वरी, करेंगे भी। हर सब्जेक्ट के उस दिन एक दिन पहले हम उसका क्लासेस रखने का सोच रहे हैं फॉर योर रिवीजन, तो यू कैन आस्क डाउट्स जो भी है। कल अब यस क्या मैम। करेंगे, कल का मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर मॉर्निंग, आप लोग जनरली मॉर्निंग में जुड़ते हो या इवनिंग में जुड़ते हो? मैम इवनिंग। मैम इवनिंग में। ठीक है, तो आई प्रेफर कि डाउट वाले लिंक से बेटर है कि आप रिवीजन क्लास के लिंक को क्लिक करना, क्योंकि 2 लिंक आएगी सबके पास। जिसको भी डाउट है वो डाउट वाला, आई डोंट नो ये बायोलॉजिकली एप्लीकेबल हो नहीं रहा था, मैंने पहले भी कहा है, खामखा 2-2 लिंक बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी बायोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से डाउट भी क्लियर होते हैं। तो आई सजेस्ट कि डाउट क्लास को बेटर है आप ना करें, गो फॉर योर रिवीजन क्लासेस, क्योंकि डाउट की क्लास में सिर्फ जो बच्चा आएगा उससे डाउट्स पूछा जाएगा, रादर देन डूइंग एवरीथिंग।
So it's my suggestion, you can go for revision classes वाले link. And don't expect कि वही टीचर आए, क्योंकि हो सकता है कि हम टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग ग्रुप्स में. That's what I'm telling इकरा. हो सकता है कि हम अलग, हो सकता है कि मुझे डाउट वाला क्लास दे दे, रिविजन वाला कोई और ले ले, क्योंकि टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आधे टीचर्स डाउट लेंगे, आधे टीचर्स रिविजन लेंगे. तो सभी टीचर्स डाउट्स एंड रिविजन एक साथ नहीं कर सकते ना, फिर डाउट वाले क्लास में कौन जाएगा. मैम आप ही ले लेना, आपका तरीका सही लगता है पढ़ाने में. हाँ, लेट्स सी, ये मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जो मैनेजर है वो मैम बताए. कोई टीचर बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाते, कोई स्लो पढ़ाती, पूरा ही नहीं हो पाता. हाँ, आपने लिए क्या बट कभी किसी की क्लासेस लिया नहीं, कुछ भी Yes, है ना. मैम. मैम नेहा मैम की ले रखी है. हाँ 2-3 मैम मैम नेहा मैम नेहा तो अच्छा पढ़ाती है, पहले हम लेते थे उनसे. हाँ, नेहा मैम आल्सो टीचर्स गुड. यस, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी का तरीका है. मैम आयुषी मैम ने एक क्लास ली थी, उन्होंने बहुत मतलब फास्ट रिकवर कराया था मैप, मतलब Yes, मैम. माइंड मैप हाँ, से. उन्होंने लोकोमोशन लिया होगा ना आप लोगों का. नो मैम रिवीजन क्लास ली थी लास्ट टाइम पे. मैं वो रिवीजन क्लास ही लेती है हमारी में. हाँ, लास्ट टाइम मॉर्निंग वाला रिवीजन क्लास उन्होंने लिया था, करेक्ट. नो मैम इवनिंग वाली ली थी उन्होंने, सैटरडे यूनिक को तो ली मैंने थी. भी ली थी, फिर आप लोग मेरे क्लास मैम में आपने कैसे. फ्राइडे को इवनिंग ली थी, उन्होंने सैटरडे को इवनिंग ली थी. Yes, मैम. नो, Yes, मैम. दोनों यस दिन मैम. evening मैंने ही लिया है ना रे. No, मैम. नो हाँ मैम. फ्राइडे आपकी फ्राइडे की तबीयत खराब थी इसलिए आपने इवनिंग ली थी. मैम रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो. फ्राइडे इवनिंग मैंने ली थी शायद, एंड सैटरडे इवनिंग मैंने ली थी. हाँ, मे बी ऐसा कुछ उल्टा. ओके, आई गॉट इट. ठीक है, एनी अदर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड और शैल वी स्टॉप. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा रिवाइज करा ही दिया मैंने वैसे, तो इस चैप्टर से यस आपको ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे. लोकोमोशन का अगर डाउट्स है तो एक बार कल रिवीजन क्लासेस में पूछ लेना. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन मायोसिन, है ना, क्योंकि शायद वो आपका ठीक से नहीं हुआ होगा. रीचा मैम ने लिया था वो क्लासेस आपके. ओके बेटा जी, चलो बाय बाय. मैम.